नमस्ते दोस्तों, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1921। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 के अवसर पर गाया गया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ऑप्शन है आत्मीय सभा, हिंदू धर्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा आत्मीय सभा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म के एकतेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। इस प्रकार राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 1858 को, 1 दिसंबर 1858 को, 1 दिसंबर 1857 को, 1 नवंबर 1858 को। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन
का सरकारी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ सेन, सुरेंद्रनाथ विट्ठल, ज्योतिराव फुले, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ सेन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन था? ऑप्शन है वीडी सावरकर, अशोक कुमार, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। साथ ही ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन है मुगलों ने, अफगानों ने, राजपूतों ने, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, अफगानों ने। साथ ही ध्यान रखिएगा, अफगानों ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया तथा अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ऑप्शन है वल्लाजी, बाजीराव, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बल्लाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा, बल्लाजी बाजीराव के समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? ऑप्शन है विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, मुगल प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, मराठा प्रशासन में। ध्यान रखिएगा, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन है मगध, दिल्ली, आगरा, रायगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, रायगढ़। ध्यान रखिएगा, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन है 1575 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, 1576 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, पंचमहल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, पंचमहल। ध्यान रखिएगा, पंचमहल अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद ए इलाही अर्थात दीन ए इलाही की स्थापना की। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश भारत के मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यहाँ का अधिकारी इक्तदार कहलाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, भू राजस्व। ध्यान रखिएगा, भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ऑप्शन है राजवमम, बद्ध आंदोलन, द्वैध शासन प्रणाली, अविधेयक, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, राजवमम बद्ध आंदोलन। ध्यान रखिएगा, राजवाम बद्ध आंदोलन कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवमम बद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं उग्रवादियों की मुख्य मांगे अनुकूल परिविघटन पद्धति की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है संघीय व्यवस्था, अनुकूल परिविघटन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ध्यान रखिएगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है? ऑप्शन है 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा 2 अरब वर्ष पूर्व अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटकरणी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन है पत्ता, स्तंभ, जड़, फूल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, पत्ता। ध्यान रखिएगा, पत्ता घटकरणी के भागों में एक घट में रूपांतरित होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पड़ फलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ऑप्शन है फफूंद, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा नील हरित शैवाल। ध्यान रखिएगा, नील हरित शैवाल एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, नील हरित शैवाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, WBC। ध्यान रखिएगा, WBC शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है टिप्सिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, पेप्सिन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, थ्रोम्बिन। ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। ऑप्शन है पुष्पों का, बिल्लियों का, अग्नि का, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, पुष्पों का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंथोफोबिया पुष्पों का डर है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फिबोस से हुई है जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल, पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? ऑप्शन है जापानी एन्सेफेलाइटिस के, कोविड-19 के, डेंगू के, निमोनिया के। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, जापानी एन्सेफेलाइटिस के। ध्यान रखिएगा, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन है एक्स, XY, YY। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, सॉरी, इसका आंसर होगा सी, XY। ध्यान रखिएगा, पुरुष जिन संगठन में XY होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है मरकरी और नियॉन, आर्गन और नियॉन, हाइड्रोजन और आर्गन, हाइड्रोजन और नियॉन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, मरकरी और नियॉन। ध्यान रखिएगा, मरकरी और नियॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन, जिनॉन या नियॉन गैस भरी जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? ऑप्शन है DNA की, पेनिसिलिन की, एंटीबायोटिक की, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, पेनिसिलिन की। ध्यान रखिएगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, हाइड्रोजन बम की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण से के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ऑप्शन है आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा फास्फोरस 32, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेडियो फास्फोरस का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में भी किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, राख, मिट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, पानी। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है जनरल डायर, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका समय समाप्त हुआ।
इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग 1912 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किसके ऊपर राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग पर, लॉर्ड कर्जन पर, जनरल डायर पर, लुई फिशर पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड हार्डिंग पर। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर के ऊपर राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला? ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उधम सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, उधम सिंह। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को उधम सिंह ने मार डाला। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।